देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव जो होने जा रहा है झारखंड में, इसको लेकर के अब रंग थोड़ा जमने लगा है। रंग इस मायने में जमने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बड़े नेताओं ने वहां कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया है, तो जेएलकेएम भी कहीं से पीछे नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर वहां चलेगा तीर कमान कि आएगा कमल निशान, किसका खेल बिगाड़ेंगे जयराम। यह सवाल इसलिए हो रहा है कि जयराम महतो ने देखा कि उसका पैठ जो है वो अगर ट्राइबल समुदाय पर उस तरह का नहीं है जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का भी है, तो ऐसी स्थिति में कौन से वोट बैंक को टच किया जाए ताकि वो लड़ाई में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीधे तौर पर अगर आप देखें, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो अब तक का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, घाटशिला में सीधे तौर पर लड़ाई जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जयराम महतो ने, जिनको रामदास मुर्मू को टिकट दिया है, वो पिछले मर्तबा भी जयराम महतो की पार्टी से ही वहां पर चुनाव लड़े थे और महज 8,000 कुछ वोटों में आकर सिमट गए थे, यानी उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। जाहिर है कि 2024 के चुनाव में अगर आप पूरे आकलन को देखेंगे तो कहीं न कहीं ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में ट्राइबल समुदाय का एक मुश्त वोट गया था। भारतीय जनता पार्टी को भी जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं वहां पर करारा नुकसान हुआ था। ये नुकसान 2019 के चुनाव से भी ज्यादा था। 2019 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 28 रिजर्व ट्राइबल सीटों में से 2 सीटें जीती थी, वहीं वो घटकर 1 पर आ गई। यानी जो एक आरोप लग रहा था, एक बातें जो कही जा रही थी कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर के रघुवर दास की सरकार ने जो कदम उठाया था, उससे आदिवासी समाज नाराज थे और इसका खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में भोगना पड़ा। लेकिन 2024 के चुनाव में क्या हुआ, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल समुदाय के, इसके बाद क्या हुआ स्थिति। कई बड़े ट्राइबल नेता को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से लाया। इसके बाद भी क्या हुआ ट्राइबल वोटों का, क्यों नहीं ट्राइबल वोट जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। 5 साल का वक्त कम नहीं होता है किसी एक एपिसोड को राजनीति में भुलाने के लिए। और आपने ये भी देखा कि 2024 के चुनाव में कहीं से सीएनटी एसपीटी एक्ट बड़ा मुद्दा नहीं बना था। बावजूद इसके ट्राइबल वोटों पर अगर भाजपा की करारी हार होती है तो कहीं ना कहीं आज के दिन में भी ट्राइबल समुदाय के बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ कायम करने में सक्षम नहीं हो पाई है। अब अगर आप घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे, वहां के पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, वहां के जो चुनाव हुए हैं, जितने चुनाव हुए उसमें अगर आप सीटवार देखेंगे किस दल को वहां से जीत मिली है, तो आप पाएंगे कि वामपंथी दलों, झारखंड पार्टी, वामपंथी दलों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी और तब जाकर के रामदास सोरेन जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जो दिवंगत हो गए हैं, जिनके निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, उन्होंने जो है सो भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से खुलवाया। यानी कहीं ना कहीं अगर घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा शून्य से शिखर पर है तो उसमें रामदास सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। और तभी सवाल उठ जाता है, क्या रामदास सोरेन की जमीन को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत और कल्पना की जोड़ी बचा पाएगी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप देखेंगे 5 वर्षों का शासनकाल हेमंत सोरेन, उसके बाद 4-5 महीने के लिए चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही थे, फिर से हेमंत सोरेन का शासनकाल चल रहा है। क्या इस बार वहां पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होगा या फिर सहानुभूति की लहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहेगी।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखे। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन लगातार संथाल बहुल इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। संथाल मतदाताओं को वो अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या वो संथाल मतदाता विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी पर? यह भी एक बड़ा सवाल सामने बनकर आता है। और तो और जो कुर्मी मतदाता हैं, हालांकि परसेंटेज काफी कम है, मुस्लिम मतदाता हैं उसका परसेंटेज काफी कम है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जयराम महतो ने जो तैयारी की है इस चुनाव में, उसमें है कि आदिवासी मतदाता जितने उनके साथ आ सकते हैं आए, लेकिन आदिवासी मतदाता से इतर जो भी शहरी मतदाता हो या फिर मुस्लिम मतदाता हो, कुर्मी मतदाता हो, वो उनके साथ रहे। तो जाहिर तौर पर अगर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जयराम महतो को सफलता मिल पाती है या कुछ भी सफलता मिलती है, तो इसमें नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा का होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर शहरी मतदाताओं का रुझान जयराम महतो के पक्ष में आ जाता है तो इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यह स्थिति नहीं बन पा रही है कि टाइगर जयराम महतो की कैंची जो है सो इन दोनों दलों पर बखूबी चल पाएगी। हालांकि ये नारा जरूर दिया गया है टाइगर जयराम महतो की पार्टी के द्वारा, आज ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है कि बदलाव का संकल्प, घाट जिला में कैंची ही विकल्प। ये नारा जो है सो जयराम महतो की पार्टी के द्वारा जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर मात्र एक मर्तबा 2014 में जीत का स्वाद चखने को मिला था, जबकि उनके वोट परसेंटेज में 10% की वृद्धि हुई थी और उन्होंने जो है रामदास सोरेन को ही हराया था भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण टुड्डू ने, और लक्ष्मण टुड्डू अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। इसके बाद जो 2019 के चुनाव हुए, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33.41% वोट आया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 37.36% आया था। यानी मात्र 3%, 4% का डिफरेंस था यहां पर वोटों का, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चुनाव जीती थी। 2024 के चुनाव में अगर आप देखें तो 39% वोट जो है सो 39 नहीं 40% मान के चलिए, तो 39.95% है। तो 40% वोट जो भारतीय जनता पार्टी के अभी के भी जो कैंडिडेट हैं बाबूलाल सोरेन, जो चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, उनको आया हुआ था और रामदास सोरेन को 51.50% वोट आया था। यानी कि लगभग 10.5% वोट, 11% वोट जो था ज्यादा था रामदास सोरेन का, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो अगर आप 2019 और 2024 के वोटों का आकलन करते हैं तो इस आकलन में पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भी वोट में 6.934% की वृद्धि जरूर की 2024 के चुनाव में 2019 की तुलना में। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 10% वोट की वृद्धि की। यानी जाहिर तौर पर आप यहां पाएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता थे उनका विश्वास ज्यादा जमा, और इसके पीछे वजह यह है कि जब चंपाई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो चंपाई सोरेन की जगह पर रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट में जगह दी और उसका फायदा उनको वहां पर मिला। चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता थे रामदास सोरेन, अब उनके पुत्र के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो उस तरह से लोकप्रिय नहीं है क्षेत्र में जैसा कि रामदास सोरेन थे। जाहिर है कि जब भी उपचुनाव होता है, जो भी कैंडिडेट आते हैं, तो उस उपचुनाव में उनकी लोकप्रियता अगर पूर्व के जो वहां के विधायक रहते हैं उससे लोकप्रियता कम होती है। लेकिन इसके बाद भी अगर झारखंड के इतिहास को आप देखेंगे तो हाजी हुसैन अंसारी का जब निधन हुआ था तो उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को टिकट दिया गया था। लेकिन लोकप्रियता के मामले में अगर आप देखें तो हाजी साहब की लोकप्रियता के सामने हफीजुल हसन की लोकप्रियता कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वो चुनाव जीते मधुपुर से।
इसके बाद आप अगर देखें, बेबी देवी घर की दहलीज को टप करके जरूर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में आई थी, वो भी चुनाव जीती। उसी तरह से अगर आप मांडर में देखेंगे, बंधु तिर्की की जब सदस्यता चली जाती है तो उसके जगह पर शिल्पी नेहा तिर्की को टिकट मिलता है, जो राजनीति में बिल्कुल ही नहीं थी, वो भी चुनाव जीती। अब अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उपचुनाव में जो स्ट्राइक रेट झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के अन्य दल शामिल दलों का है, वो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 स्टार प्रचारकों की सूची है। अब वो स्टार प्रचारक क्या कर पाते हैं, क्योंकि उन स्टार प्रचारकों में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री क्या कमाल करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक मुद्दा जो जयराम महतो ने उठाया है, क्या वो मुद्दा हावी होगा, ये भी बड़ा सवाल बार बार बन जाता है। वो मुद्दा है परिवारवाद का। आप पाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के हमेशा से हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, बिहार में आरजेडी को और सपा को उत्तर प्रदेश में घेरती रही है, घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से परिवारवाद के मामले में चूं तक नहीं निकल पा रहा है। वजह साफ है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ में गला फाड़ फाड़ के बोलती है, लेकिन झारखंड में उनकी ये आवाज बंद हो जाती है। और बंद होने के पीछे वजह साफ है कि आपने कई चेहरे देख लिए जो परिवारवाद की उपज है, जो झारखंड में चुनाव लड़ चुके हैं और अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो दो परिवार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी रामदास सोरेन के पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। तो जयराम महतो इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन यह मुद्दा कितना कारगर होगा यह देखना होगा। जयराम महतो के साथ सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, जो ट्राइबल वर्सेस कुर्मी का विवाद चला हुआ है, वो उनको परेशान कर रहा है। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कि जो विस्थापन का मुद्दा है या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो वहां पर जो कंपनियां हैं, घाटशिला के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की जो समस्याएं हैं, जो वर्षों वर्षों से समस्या है उन कंपनियों की, उसको उन्होंने उठा करके एक ह्यूमन टच देने का काम किया है, लोगों की भावना को जागृत करने का काम किया है। लेकिन क्या वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ यहां पर दिखाई देता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखें तो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो मैंने कहा कि क्या तीर कमान फिर से आएगा या लौटेगा कमल निशान, या फिर जयराम कर देंगे सबका काम तमाम, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बनके खड़ा है। जयराम के लिए यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी चुनौती है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या चंपाई सोरेन हो। इन दोनों के लिए यह बड़ी चुनौती है कि ट्राइबल सीटों पर वो अपनी पकड़ बनाने का एक माध्यम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को बना सकते हैं। उनकी आवाज निकल सकती है कि अब ट्राइबल सीटों पर भी वो अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नस्तेनाबूद करके 19 और 24 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल सीटों पर किया है, वो घाव अब तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं भरा है। अगर घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाती है तो उस घाव पर एक मरहम का काम करेगा। वहीं दूसरी ओर कल्पना और हेमंत की जोड़ी के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि जो सीटें लगातार रामदास सोरेन उनको दीते जा रहे थे 2 टर्म से, और एक बार पहले जहां पर वो नहीं थे वहां पर अगर 3 टर्म तक रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को बुलंद किया, तीर कमान को वहां पर कायम रखा, तो क्या इस बार उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र को जो टिकट मिला है उसको कायम रख पाएंगे जीत के रूप में हेमंत और कल्पना की जोड़ी? ये चुनौती है, ये एक बड़ा टास्क है कल्पना और हेमंत की जोड़ी को। जो विधानसभा के चुनाव 24 में हुए थे उस समय मैया सम्मान योजना का काफी प्रचलन था और यह कहा भी जा रहा था कि मैया सम्मान योजना के कारण से जो इंडिया गठबंधन को जो विराट बहुमत मिला है, बड़ा बहुमत मिला है, वो सीधे तौर पर सभी लोगों ने, सभी जानकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात को कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ जो है वो मिला। लेकिन क्या वो मैया सम्मान योजना का लाभ ये चुनाव भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर यहां पर खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आगे क्या रणनीति होगी
हेमंत सोरेन की, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपनी सभी जो सेनापति हैं उस एरिया के, कोल्हान प्रमंडल के सभी सेनापतियों को वहां पर लगा दिया है। दीपक बिरुवा जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोल्हान प्रमंडल में जितने भी विधायक हैं सभी लगे हुए हैं। जोबा मांझी जो सांसद हैं वो महिलाओं के बीच जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने कमान संभाल रखा है। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी वहां कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। दिनेश आनंद गोस्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं, वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये कैंपेनिंग जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये किस ओर ले जाएगा घाटशिला की ये चुनाव परिणाम को, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये बात तय मान के चलिए कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय स्तर के बड़े नेता हैं उनका कार्यक्रम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर भी संशय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं बनने जा रही है, तो जाहिर है कि वो अपने ट्राइबल मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ की वापसी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अगर ये कहा जाए कि जो केंद्रीय नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों में सभी का कार्यक्रम हो पाएगा घाटशिला में, ये मुश्किल सा दिखाई देता है। क्योंकि बिहार अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए हॉट है और हॉट होना भी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक प्रदेश की सरकार का मामला है और यहां पर सरकार बनते बिगड़ते कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब चुनौती ये है कि हेमंत को अपनी स्टेबिलिटी को साबित करना है कि हेमंत है तो हिम्मत है का जो नारा दिया गया था 24 के चुनाव में, वो हिम्मत बरकरार है या नहीं, या फिर चंपाई और बाबूलाल की जोड़ी कुछ और कमाल दिखाएगी, ये देखना होगा। इन दोनों के बीच में जयराम क्या कुछ कर पाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, ये भी एक दिलचस्प कहानी बयां करेगी जब चुनाव परिणाम आएगा। तो इंतजार कीजिए 14 नवंबर का। इस बीच छठ के बाद से जो है सो चुनाव प्रचार पूरे जोर में आ जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी छठ के बाद उस क्षेत्र में जाकर कैंपेन करेंगे। हालांकि लगातार जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्टाफ से हर पल की जानकारी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की ले रहे हैं और यहाँ से रांची से ही बैठ करके वो अपने जो वहाँ पर उनके जितने भी सेनापति हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर काम हो रहा है। यानी काम में कोई भी कटौती हेमंत सोरेन के तरफ से भी नहीं है। रणनीति जारी है, रणनीति पर काम भी हो रहा है और अब देखना है कि ये रणनीति जीत का रंग लाती है या नहीं लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।